हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोनू और आज हम जानेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी दैट हाउ द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर आसान भाषा में समझें तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, यही चीज हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। अब कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो मैंगो है, मैंगो की अपनी एक स्पेसिफिक शेप है, अपना एक स्पेसिफिक टेक्सचर है और अपना एक टेस्ट है। अब जब मैंगो के पेड़ पर मैंगो आते हैं, उससे जब बीज आएगा, जब हम उसे उगाएंगे तो हम देखते हैं अगली जनरेशन में बिल्कुल मैंगो ही के ही प्लांट बनते हैं। तो मतलब एक जनरेशन से करेक्टर दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, मैंगो के सीड से मैंगो ही बन रहा है। अब जैसे आप ह्यूमन का एग्जांपल लेकर के देखें, तो जैसे हम हैं तो हमारी ऊपर दो आईज हैं, फिर नोज है, फिर माउथ है, और अगली जनरेशन में भी सेम करेक्टर्स जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं। हाथी की भी अपनी शेप है, उसके भी बच्चे बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इसी को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, राइट? सो हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। जेनेटिक्स क्या है? A branch of science. We also can write a branch of biology. A branch of biology in which we study that how characters transfer from one generation to next generation. I think now you are getting the point. एक डायग्राम के साथ भी समझते हैं। जैसे कोई भी एक प्लांट है हमारे पास, ये एक पॉट है, थोड़ा सा खराब बनेगा बट समझेंगे। ये इसका फ्लावर है मान लेते हैं। ये पेरेंटल जनरेशन है, इससे अगली जनरेशन बनी। हम देख रहे हैं कि पेरेंटल जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनी है वो भी बिल्कुल सेम है। So how these similar looking characters going to transfer into the next generation? कैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं, यही हम इसके अंदर जानेंगे। ओके, सो जेनेटिक्स में अगर हम बात करें कितने टाइप्स की होती है जेनेटिक्स, सो जेनेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर टू पार्ट्स। इसको मेन दो ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, क्लासिकल जेनेटिक्स, and second one, modern genetics. क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब क्या है? क्लासिकल का मतलब होता है बेटा ओल्ड, इनिशियल। सो ओल्ड जेनेटिक्स मींस स्टार्टिंग में जेनेटिक्स क्या थी, कहां से जेनेटिक्स स्टार्ट हुई। इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडेलियन जेनेटिक्स। हम समझेंगे कि क्लासिकल जेनेटिक्स को मेंडेलियन जेनेटिक्स हम क्यों कहते हैं। क्योंकि क्लासिकल जेनेटिक्स मींस ओल्ड प्रिमिटिव पुरानी जेनेटिक्स, और जब स्टार्ट हुई थी, ऐसे नहीं जेनेटिक्स बदल गई है, नहीं जेनेटिक्स नहीं बदली है, लेकिन जो हमारा देखने का नजरिया है वो बदला है। कि तो पहले हम जेनेटिक्स को क्या समझते थे जब हमने इसके बारे में स्टडी करना, खोज करना चालू किया, और आज के समय में हमारे पास क्या है जेनेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो। तो उस बेस पर हम जेनेटिक्स को दो पार्टों में डिवाइडेड किया है। क्लासिकल जेनेटिक्स मींस इनिशियल स्टेज की जेनेटिक्स, और मॉडर्न जेनेटिक्स मींस मॉडर्न टाइम में जेनेटिक्स क्या है।
तो क्लासिकल जेनेटिक्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। सबसे पहले उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, राइट? सो मॉडर्न जेनेटिक्स का भी एक और नाम है, मॉडर्न जेनेटिक्स ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्या मतलब है? मीन्स आज के समय में जेनेटिक्स हम इतना डेवलप कर चुके हैं, इतना हम डिस्कवरी कर चुके हैं कि नाउ वी नो द मॉलिक्यूल्स दोज आर टेकिंग पार्ट इनटू द जेनेटिक्स, कि आज हम उन मॉलिक्यूल्स को जानते हैं जो जेनेटिक्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? एनीवन नो? द डीएनए, आरएनए, दीज आर द बेसिक थिंग्स। यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरेक्टर्स को जनरेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाते हैं। सो जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स। और बेटा आपको पता हो तो क्लास 12th में ये दोनों ही जेनेटिक्स आपके सिलेबस में है। अगर मैं बात करूं क्लासिकल जेनेटिक्स की तो ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप पढ़ेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में। क्या है चैप्टर नंबर 5 का नाम? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जो मॉडर्न जेनेटिक्स है ये हम समझेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनहेरिटेंस में हिस्सा ले रहे हैं। और यहां पर चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे इनहेरिटेंस के, और इनहेरिटेंस के साथ साथ वेरिएशन के ऑल्सो। सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। चैप्टर नंबर 5 क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे लॉज के बारे में पढ़ेंगे दोज आर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, ऐसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। और एक बात ये भी है, जब भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो 100% कैरेक्टर पेरेंट्स जैसे नहीं होते, सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन, कुछ अमाउंट ऑफ चेंजेस भी जाते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है, एक डायग्राम के साथ समझेंगे। सेम जैसे कोई ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है। समझ रहा हूं मैं डायग्राम बहुत बुरा बनाता हूं, लेकिन समझेंगे आप। ये कोई एक प्लांट है, जब भी इस प्लांट की अगली जनरेशन होगी, सपोज लाइक ये इस प्लांट की अगली जनरेशन है। सो इनहेरिटेंस मीन्स कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। और वेरिएशन का मतलब क्या है? जैसे अगर इस प्लांट पर इस कलर के फ्रूट्स हैं, लेकिन अगली जनरेशन में ग्रीन कलर के फ्रूट्स आ जाएं, देख रहे हैं, स्टेम सेम है, लीफ भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, लेकिन फ्रूट कलर में डिफरेंस है। सो सम अमाउंट ऑफ चेंजेस ऑल्सो हैपनिंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ अमाउंट में चेंजेस भी अगली जनरेशन में आते हैं, और इन्हीं चेंजेस को कहते हैं हम वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन मीन्स ए डिग्री ऑफ चेंज।
वो कुछ चेंज है जो अगली जनरेशन में आता है। तो इन दोनों से रिलेटेड इनहेरिटेंस और वेरिएशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम्स हैं, उन्हीं को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक नाउ थिंग्स आर द क्लियर। अब चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, Gregor John Mendel, also known as father of genetics. बेटा इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के साथ साथ अगर हम इन्हें दूसरे नाम से भी और कह सकते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जानने की कोशिश की थी कि कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट ऑल्सो नोन एज गार्डन पी। What is the botanical name of pea plant? Anyone know? Pisum sativum. सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पाइसम सेटाइवम पर भी किए थे। गार्डन पी बोलते हैं, नॉर्मल पी भी बोल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट? इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट के लिए? अगर आप देखेंगे तो इससे भी एक और पहले का क्वेश्चन ये है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही क्यों किए। जैसे हम देखते हैं कि जब एप्पल गिरा तो एप्पल गिरने पर न्यूटन के दिमाग में विचार आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। तो ऐसे ही कुछ यहां भी हुआ था, जिसके ये देख करके ग्रेगर जॉन मेंडल के दिमाग में विचार आया कि अब मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो क्या विचार आया, अब हम समझेंगे कि उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या सोच करके उनके दिमाग में विचार आया कि एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखो ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर हैं, उसके साथ साथ वो एक चर्च के अंदर भी फादर थे। ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी थे, चर्च के अंदर फादर थे, और उनकी चर्च में गार्डन में कुछ प्लांट लगे हुए थे, बहुत सारे प्रकार के प्लांट लगे हुए थे। तो वहीं पर मटर के पौधे भी लगे थे। अब जब उन्होंने एक दिन मटर के पौधों को देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे लंबे हैं, कुछ बौने हैं, कुछ पर वॉयलेट कलर का फ्लावर है, कुछ पर व्हाइट कलर का है, कुछ के मटर के पौधों की जो पॉड है, जो फली है, वो ग्रीन की है, कुछ की येलो कलर की है। अब ये सब देख करके उनके दिमाग में विचार आया कि अब अगली जनरेशन में क्या होगा, जब ये वेरिएशन है तो व्हाट विल हैपन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जरा आप सोचो, सारे पौधे अगर एक जैसे होते तो क्या उनके दिमाग में विचार आता कि अगली जनरेशन में क्या होगा? नहीं आता। लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट थे तो उनके दिमाग में विचार आया कि अगली जनरेशन में क्या होगा। अब एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो एक डॉग है और एक डॉगी है, एक प्योर व्हाइट है, एक प्योर ब्लैक है। अब जब वो क्रॉस करेंगे तब आपके दिमाग में विचार आएगा कि नहीं आएगा कि अगली जनरेशन के बच्चे कैसे होंगे? व्हाइट होंगे, ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे, व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्पॉट या ब्लैक के ऊपर व्हाइट स्पॉट, आएगा कि नहीं आएगा विचार? और अगर दोनों ब्लैक हो फिर तो कोई विचार ही नहीं आएगा, फिर तो सब अपने आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जब सामने हम सब देख रहे हैं सब एक जैसा है तो फिर तो एक जैसा ही है, फिर कभी एक्सपेरिमेंट के बारे में आएगा ही नहीं विचार। तो उनके दिमाग में ये विचार क्यों आया? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो गार्डन पी हैं वो कई वेराइटीज में अवेलेबल थे, तो इसलिए उनके दिमाग में विचार आया, राइट। सो ये तो हमें समझ में आया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए क्यों थे। अब एक ये भी समझ लेते कि एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो जानेंगे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, मटर के पौधे को क्यों चुना। नंबर 1, जैसे हमने बात करी थी पहली, लॉट्स ऑफ वेराइटीज।
मटर के पौधे के अंदर बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल थी। सेकंड, दूसरा शॉर्ट लाइफ, छोटी लाइफ थी। अब शॉर्ट लाइफ से क्या फायदा है? शॉर्ट लाइफ से ये फायदा है कि उससे कुछ कम समय के अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। अगर मान लो उन्होंने नीम के पौधे को चुना होता एक्सपेरिमेंट के लिए, तो क्या होता, नीम के पौधे का जब निवोरी से जो बीज बनता है उसको उगाओ, फिर पौधा मेच्योर होने में कई साल लेता है। आप जाने कि 4-5 साल बाद प्लांट मेच्योर होता है, तब उस पर फ्लावरिंग आती है। तो किसी पेड़ पर कैसे फूल होंगे, ये 4-5 साल वेट करना पड़ेगा। फिर बीज, फल कैसे आएगा, बीज कैसा बनेगा, फिर उसकी अगली जनरेशन कैसे आएगी। मीन्स एक एक्सपेरिमेंट करने में 10-12 साल लग जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, लाइफ भी इसकी बहुत शॉर्ट है। मटर का प्लांट जो है एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट का मतलब समझते हैं? एनुअल प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर हो, 1 साल से ज्यादा जिसकी लाइफ ना हो। इसकी अगर एग्जैक्ट लाइफ की बात करें तो मटर के पौधे की जो एग्जैक्ट लाइफ होती है वो 3 to 4 मंथ होती है मैक्सिमम। अब 3 to 4 मंथ है, इसलिए ये एक एनुअल प्लांट के अंदर आता है। तो शॉर्ट लाइफ से फायदा क्या है? कैन परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट इन ए लिमिटेड टाइम। थर्ड वन, इजी टू कल्टीवेट। उगाना बहुत आसान है। कुछ पौधों के लिए कुछ विशेष कंडीशन चाहिए होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। एक सामान्य कंडीशनों में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो हमेशा समुद्र के किनारे होते हैं, जैसे नारियल का पेड़। कुछ पौधे हैं जो बहुत ठंडे वेदर में ही होते हैं, कुछ पौधे बहुत गर्म वेदर में होते हैं, लेकिन इस पौधे के साथ ऐसा नहीं है। ये आसानी से नॉर्मल कंडीशन में उगाया जा सकता है। फोर्थ वन, और क्या खास बात थी जिसको देख करके ये ऑलवेज परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। नॉर्मली मीन्स ये प्लांट नॉर्मली हमेशा अपने आप में सेल्फ पॉलिनेशन ही करता है, अपने आप। अगर इस प्लांट को हम कभी कुछ अब खुद से अगर हम इसको हाइब्रिडाइज ना कराएं तो अपने आप ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही करता है ये प्लांट। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है जैसे कोई भी प्लांट है वो हमेशा हमेशा प्योर ही बना रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो कुछ भी मिक्स नहीं होगा तब तक करेक्टर्स। तो जब ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो हमेशा अपने आप में प्योर बना रहेगा। और नंबर लास्ट थिंग, इजी टू परफॉर्म क्रॉस। easy to perform क्रॉस पॉलिनेशन। आसानी से हम इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। अगर हमें क्रॉस कराना है तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना ही पड़ेगा। तो यहां नेचुरली तो अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, बट क्रॉस पॉलिनेशन कराना बहुत आसान है। सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये सारी क्वालिटीज मटर के पौधे के अंदर देखी हैं और इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। अब हम आगे समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पहले मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं, फिर उसके आधार पर उनके लॉज की तरफ जाएंगे। सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या देखा? एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट ड्वार्फ है। टॉल प्लांट को जब ड्वार्फ के साथ उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा? अगली जनरेशन में सभी प्लांट टॉल आए। एक और केस बताता हूं, देखिए आप सभी। डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे, आसान होगा चीजों को समझना। हमेशा इस चीज को रटना नहीं है कि टॉल के साथ ड्वार्फ का क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में हमेशा सारे प्लांट टॉल ही बनेंगे। ऐसा हमेशा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, और उसके बाद फिर हम आज की वीडियो को यही लॉ ऑफ डोमिनेंस से फिनिश करेंगे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है जैसे कोई भी दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब क्या है? एक प्लांट टॉल, एक ड्वार्फ है। किसी प्लांट पे अगर वायलेट कलर के फ्लावर हैं और दूसरे पे व्हाइट है। किसी प्लांट पे जो मटर का प्लांट है उस पर मटर की जो पॉड है, जो फली है, वो येलो है और किसी पे ग्रीन है।
तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मतलब अगर हम एक ही चीज की बात करें, स्टेम हाइट की करेंगे तो दोनों प्लांट में स्टेम हाइट देखेंगे, फ्लावर कलर की बात करेंगे तो दोनों में फ्लावर कलर देखेंगे, और अगर पॉड शेप की बात करेंगे या पॉड कलर की बात करेंगे तो दोनों में पॉड कलर ही देखेंगे। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, ये कोई भी एक प्लांट बना देते हैं, ये मान लो इसका फ्लावर है और ये इसकी मान लो लीफ है ग्रीन कलर की। इसी से मान लो हमारा अगला प्लांट बन जाता है। अब ये देख रहे हैं इस प्लांट पर जो फ्लावर है वो रेड कलर का है मान लेते हैं। जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, अगली जनरेशन हम देख रहे हैं कि सभी प्लांट के ऊपर रेड फ्लावर है, सभी प्लांट के ऊपर क्या है, रेड फ्लावर है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है जब भी दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में केवल एक ट्रेड आएगा, जो आएगा वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं आएगा वो रेसेसिव होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, मान लो एक प्लांट है जिसपे एक प्लांट पे एप्पल ग्रीन कलर के आते हैं, एक पे रेड कलर के आते हैं, दोनों में क्रॉस कराया, अगली जनरेशन में सारे प्लांटों पर अगर ग्रीन कलर के एप्पल आ रहे हैं तो हम कहेंगे जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है और रेड कलर क्या है, रेसेसिव है। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर हम इसको समझें लॉ ऑफ डोमिनेंस को तो बहुत सिंपल है, क्या है कि जब भी दो विपरीत करेक्टर लेंगे तो अगली जनरेशन में क्रॉस कराने पर अगली जनरेशन में केवल एक ही करेक्टर आएगा, जो आएगा वो डोमिनेंट, जो नहीं आएगा वो रेसेसिव है। ये नहीं रटना है कभी भी कि टॉल एंड ड्वार्फ को क्रॉस कराएंगे तो हमेशा टॉल ही आएगा, नहीं, ये मटर के केस में केवल। मान लो किसी और प्लांट में देख रहे हैं तो हो सकता है टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉस कराएं तो वहां ड्वार्फ आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या आएगा, दो में से एक आएगा, कोई भी आ सकता है, वो जो आएगा वो डोमिनेंट, जो नहीं आएगा वो रेसेसिव, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, थैंक यू।